दुनिया में दर्जनों प्राचीन संरचनाएं हैं जो समय और तर्क को चुनौती देती प्रतीत होती हैं। कुछ जंगलों और रेगिस्तानों में छिपे हुए हैं, अन्य पहाड़ों की चोटियों पर स्थित हैं या भूमिगत हैं। और उनमें से प्रत्येक में एक रहस्य छिपा है जो मानव जाति के अतीत के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। यह इस संग्रह का दूसरा भाग है और इस बार हम पहले से अनछुए विषयों, इमारतों के बारे में बात करेंगे जिनके मूल के बारे में कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। लोंग्यो गुफाएं, चीन। दक्षिण पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में एक भूमिगत परिसर छिपा है जिसे पुरातत्वविद प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक कहते हैं। लोंग्यो गुफाओं की खोज 1992 में संयोगवश हुई थी, जब किसानों ने एक तालाब को खाली करने का फैसला किया और उन्हें एक विशाल हॉल का पानी के नीचे का प्रवेश द्वार मिला जिसकी दीवारें बिल्कुल चिकनी थीं। बाद में पता चला कि ऐसी 20 से ज्यादा गुफाएं थीं। सभी गुफाएं गलियारों से जुड़ी हुई हैं, एक नियमित आकार की है और अजीबोगरीब आकृतियों से ढकी हैं। फर्श से छत तक पूरी सतह पर समानांतर खांचे। यह आकृति इतनी एकरूप है कि इससे मशीनी प्रसंस्करण का आभास होता है। हालांकि अनुमान है कि यह परिसर कम से कम 2000 साल पुराना है। इनके आयाम अद्भुत हैं। कुछ हॉल 30 मीटर ऊंचे हैं और हजारों वर्ग मीटर में फैले हैं। अनुमान है कि निर्माणकर्ताओं को 10 लाख घन मीटर से ज्यादा पत्थर हटाना पड़ा होगा। लेकिन रहस्य यह है कि आसपास कोई औजार, मलबा या सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। इसके अलावा चीन अपनी विस्तृत ऐतिहासिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद एक भी चीनी इतिहासकार ने इतनी भव्य निर्माण परियोजना का उल्लेख नहीं किया है। गुफाओं के उद्देश्य के बारे में अलग-अलग सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि ये गुप्त गोदाम या सैन्य आश्रय स्थल थे। कुछ का मानना है कि इनमें धार्मिक अवशेष रखे जाते थे या अनुष्ठान किए जाते थे। कुछ शोधकर्ता लोंग्यो को खगोलीय या भूगर्भीय गणनाओं से जुड़ी एक प्रणाली मानते हैं। यहां तक कि ऐसी परिकल्पनाएं भी हैं कि इस परिसर का निर्माण किसी लुप्त संस्कृति द्वारा किया गया था जिसका ज्ञान ज्ञात सभ्यताओं से कहीं अधिक था। आज ये गुफाएं पर्यटकों के लिए खुली है और जो कोई भी इनके सन्नाटे में उतरता है उसे एक अजीब सा विस्मय का अनुभव होता है। ऊंचे स्तंभ, चिकनी दीवारें और पत्थरों पर रहस्यमयी आकृतियां ऐसा आभास देती हैं मानो ये खंडहर ना हो बल्कि अतीत का कोई संदेश हो। कुछ लोग लोंग्यो को एक भूमिगत शहर कहते हैं तो कुछ इसे दूसरी दुनियाओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारे सामने एक ऐसी संरचना है जो पारंपरिक इतिहास की सीमाओं से पूरी तरह परे है। लोंग्यू गुफाएं आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं, जो समय और विज्ञान दोनों को चुनौती देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि मानवता के अतीत में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। सिगिरिया, श्रीलंका। श्रीलंका के मध्य में एक विशाल पत्थर का खंभा है जिसे सिगिरिया या सिंहशिला के नाम से जाना जाता है। इसके शिखर पर कभी एक भव्य महल हुआ करता था जिसके चारों ओर बगीचे, तालाब और छतें थीं। आज सिगिरिया को एशिया के सबसे उल्लेखनीय पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक उत्पत्ति और उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। इतिहास के अनुसार 5वीं शताब्दी ईस्वी में राजा कश्यप ने इस चट्टान को शरण स्थली के रूप में चुना और इसके शिखर पर एक अभेद्य किला बनवाया। हालांकि कई विवरण इस बात पर संदेह पैदा करते हैं कि क्या यह परिसर केवल शाही निवास के रूप में बनाया गया था। लगभग 200 मीटर की ऊंचाई तक जाने वाली पत्थर की सीढ़ियां चट्टान पर उकेरे गए विशाल सिंह के पंजों पर समाप्त होती हैं। माना जाता है कि कभी यहां एक विशाल सिंह का सिर था और महल का प्रवेश द्वार सचमुच जानवर का गला था। सिगिरिया के भित्तिचित्र अपने आप में एक रहस्य है। दीवारें बादलों में तैरती दिव्य युवतियों, अप्सराओं की छवियों से सुसज्जित हैं। उनकी शैली और भव्यता उस समय की कला में अद्वितीय है। कुछ शोधकर्ता इन्हें प्राचीन प्रजनन पंथ के प्रमाण के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि ये दिव्य संरक्षिकाओं की प्रतीकात्मक छवियां थीं। चट्टान के तल पर स्थित
जल आकृतियां भी कम रहस्यमय नहीं हैं। नहरें, कुंड और फव्वारे 1500 साल पुराने होने के बावजूद आज भी काम कर रहे हैं। इस परिसर की इंजीनियरिंग अद्भुत रूप से सटीक है। हाइड्रोलिक प्रणाली ने मिट्टी के प्राकृतिक ढलान को ध्यान में रखा और शुष्क मौसम में भी कुंडों को भरा रहने दिया। तो असली कहानी क्या थी? एक महल, एक मंदिर या एक खगोलीय वेधशाला? कुछ विद्वानों का मानना है कि सिगिरिया कसब से बहुत पहले एक पवित्र स्थल रहा होगा। यह चट्टान अपने आप में एक प्राकृतिक वेदी जैसी दिखती है और इसका शिखर आकाश का अवलोकन करने के लिए आदर्श है। हो सकता है कि यह शाही महल प्राचीन धार्मिक केंद्र में बाद में जोड़ा गया हो। आज सिगिरिया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है और हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि वे सिर्फ खंडहरों की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह की ओर जा रहे हैं जहां मिथक और इतिहास एक दूसरे से मिलते हैं। पत्थर, भित्तिचित्र और खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि सिगिरिया का निर्माण सिर्फ सत्ता और विलासिता के लिए ही नहीं, बल्कि सदियों पुराने एक रहस्य को संजोने के लिए भी किया गया था। कप्पादोसिया, तुर्की के भूमिगत शहर। कप्पाडोसिया पठार पर विचित्र ज्वालामुखीय परिदृश्यों और पत्थर के मशरूम के बीच प्राचीन काल की सबसे अद्भुत स्थापत्य कलाओं में से एक है। बहुस्तरीय भूमिगत शहर। इनमें से सबसे प्रसिद्ध डेरेनकुयू 60 मीटर से भी ज्यादा जमीन के नीचे फैला है और इसमें सुरंगों, वेंटिलेशन शाफ्ट और छिपे हुए कक्षों से जुड़ी दर्जनों मंजिलें हैं। ये भूमिगत शहर 20,000 लोगों, मवेशियों और खाद्य सामग्री के साथ आश्रय दे सकते थे। इनकी वायु संचार प्रणालियां इतनी कुशल थीं कि आज भी इंजीनियर इनकी प्रशंसा करते हैं। संकरे गलियारे और विशाल गोलाकार पत्थर के दरवाजे स्तरों को तेजी से अलग करने में मदद करते थे, जिससे शहर किलों में बदल जाते थे जहां दुश्मन फंस जाते थे। इतिहासकारों में लंबे समय से इस बात पर बहस चल रही है कि इन भूमिगत भूल भुलैयाओं का निर्माण किसने और कब किया। कुछ लोग इन्हें हित्तियों के समय का मानते हैं, जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि इन्हें बहुत बाद में बीजांटिन साम्राज्य के दौरान तब बनाया गया था, जब ईसाइयों ने आक्रमणों से बचने के लिए यहां शरण ली थी। लेकिन कुछ और भी साहसिक सिद्धांत हैं जो दावा करते हैं कि पहली सुरंगें इन घटनाओं से हजारों साल पहले खोदी गई होंगी और बाद में ही उनका विस्तार और पुनर्निर्माण किया गया होगा। इतनी गहराई तक भूमिगत जाना क्यों जरूरी था? कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका कारण लगातार युद्ध और हमलों का खतरा था। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि भूमिगत शहर न केवल आश्रय के रूप में, बल्कि अभयारण्यों के रूप में भी काम करते थे। कुछ हॉलों में वेदियाओं, क्रॉस और धार्मिक उद्देश्य दर्शाने वाले नक्काशीदार प्रतीक पाए गए हैं। सबसे हैरान करने वाला पहलू इसका आकार है। मुलायम ज्वालामुखीय टफ से इतने विशाल कक्षों को तराशने में भारी श्रम और व्यवस्था की जरूरत पड़ी, जिसकी हम प्राचीन समाजों से उम्मीद नहीं करते। इसके अलावा पुरातत्वविदों को अपनी खुदाई के दौरान ज्यादा निर्माण अपशिष्ट नहीं मिला। लाखों टन पत्थर कहां गायब हो गए? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। आज पर्यटक डेरिनकुयू और अन्य शहरों की कुछ ही मंजिलों तक उतर सकते हैं, लेकिन ठंडी हवा, शांति और प्राचीनता के एहसास के लिए यह भी काफी है। भूमिगत गलियारे सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए परिसर का आभास देते हैं, जिसके हर मोड़ और हर कोने का अपना महत्व है। कप्पाडोसिया के भूमिगत शहर इस बात के प्रमाण हैं कि मानव इतिहास में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं ऊंची नहीं बनाई जाती, बल्कि जमीन के नीचे गहराई में दबी होती है, जो नजरों और समय से छिपी होती हैं। नानमडोल, माइक्रोनेशिया, प्रशांत महासागर के मध्य में पोहनपेई तट के पास एक जगह है जिसे लंबे समय से प्रशांत महासागर का अटलांटिस कहा जाता है। नानमाडोल एक प्राचीन शहर है जो सीधे पानी पर बसा है। इसके खंडहरों में 90 से ज्यादा छोटे द्वीप हैं जो नहरों और पुलों से जुड़े हुए हैं।
जो समुद्र में फैली एक पत्थर की भूल भुलैया जैसी दिखती हैं। नान माडोल का मुख्य रहस्य इसकी सामग्रियों और निर्माण तकनीक में निहित है। इसकी दीवारें विशाल बेसाल्ट ब्लॉकों से बनी हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 5 से 50 टन के बीच है। ये ब्लॉक साफ सुथरी क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए हैं, जिससे विशाल चबूतरे और 10 मीटर ऊंची दीवारें बनती हैं। कुछ इलाकों में ये पत्थर विशालकाय लट्ठों जैसे दिखते हैं, मानो किसी ने जानबूझकर बेसाल्ट को बेलनाकार आकार दिया हो। लेकिन सवाल यह उठता है, इस छोटे से द्वीप के निवासी बिना धातु के औजारों और तकनीक के ऐसे पत्थरों का उत्खनन, प्रसंस्करण और परिवहन कैसे कर पाए होंगे? स्थानीय किंवदंतियों का दावा है कि नान माडोल का निर्माण जादू से हुआ था। किंवदंती के अनुसार दो जादूगर भाई द्वीप पर आए और मंत्रों का प्रयोग करके विशाल पत्थर के खंडों को हवा में उठाकर शासकों के लिए एक शहर बनाया। यह सिद्धांत अविश्वसनीय लगता है, लेकिन आधुनिक इंजीनियर भी मानते हैं कि ऐसे खंडों को हाथ से ले जाना और रखना लगभग असंभव है। विद्वानों का मानना है कि नान माडोल का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ और कई शताब्दियों तक जारी रहा। यह द्वीपों पर शासन करने वाले सौदेलेर राजवंश का धार्मिक और राजनीतिक केंद्र था। यहाँ मंदिर, मकबरे और महल थे, जिनके चारों ओर नहरें थीं, जिनका उपयोग निवासी डोंगी से आवागमन के लिए करते थे। हालांकि कोई भी यह नहीं बता सकता कि शासकों ने इतने भव्य परिसर के निर्माण के लिए इस विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण स्थल को क्यों चुना। पुरातत्वविदों को खंडहरों में दफनाने, अनुष्ठानिक वस्तुओं और चीनी मिट्टी के बर्तनों के निशान मिलते रहते हैं। ये सब इस बात का संकेत देते हैं कि नान माडोल न केवल एक राजधानी थी, बल्कि एक पवित्र नगर भी थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि नहरें जीवित जगत और आत्माओं के जगत के बीच के विभाजन का प्रतीक थीं, और ये टापू स्वयं एक प्रकार के ब्रह्मांडीय मानचित्र का काम करते होंगे। लेकिन रहस्य सिर्फ निर्माण तक ही सीमित नहीं है। शहर का लुप्त होना भी सवाल खड़े करता है। 15वीं शताब्दी तक सौदेलेर राजवंश का पतन हो चुका था और नान माडोल वीरान हो गया था। स्थानीय लोग इसे शापित मानकर इससे दूर रहने लगे थे। किंवदंती है कि जो कोई भी खंडहरों के बीच रात बिताने की हिम्मत करता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। 20वीं शताब्दी में भी शोधकर्ताओं ने परित्यक्त मंदिरों से निकलने वाली अजीबोगरीब रोशनियों और ध्वनियों के प्रत्यक्षदर्शी विवरण दर्ज किए थे। नान माडोल और अटलांटिस की तुलना कोई संयोग नहीं है। विशाल पत्थरों से बना यह तैरता हुआ शहर सचमुच प्लेटो की डूबती हुई सभ्यता की किंवदंतियों की याद दिलाता है। कुछ विद्वान आज भी यह साहसिक परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं कि नान माडोल किसी बहुत पुरानी संस्कृति का अंतिम अवशेष हो सकता है, जिसके निशान समुद्र में विलीन हो गए। आधुनिक जलजलीय अनुसंधान से पता चला है कि कुछ संरचनाएं पानी के भीतर गहराई तक फैली हुई हैं। इससे पता चलता है कि हाल की शताब्दियों में समुद्र का स्तर काफी बढ़ गया है और यह संभव है कि नान माडोल का अधिकांश भाग लहरों के नीचे छिपा हो। हालांकि इन संरचनाओं का पूर्ण पैमाने पर उत्खनन और अध्ययन फिलहाल असंभव है। आज नान माडोल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, लेकिन फिर भी यह दुनिया के सबसे कम अध्ययन किए गए पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इस स्थल को देखने आए पर्यटक बेसाल्ट की दीवारों के बीच खड़े होकर, चारों ओर गर्जना करते समुद्र के बीच खड़े होकर एक अजीब सी शांति और भव्यता का अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है मानो यह शहर आज भी इंसानों की नजरों से छिपा हुआ अपना गुप्त जीवन जी रहा है। नान माडोल विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यह स्थल साबित करता है कि दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों में भी ऐसी सभ्यताएं विकसित हो सकती थीं, जिनके ज्ञान और कौशल की व्याख्या हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। यह शासकों की राजधानी थी, एक धार्मिक केंद्र, या किसी लुप्त संस्कृति की विरासत हम शायद कभी न जान पाए, लेकिन इसके रहस्य की शक्ति यहीं छिपी है। नान माडोल हमें याद दिलाता है कि समुद्र में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्य छिपे हैं। ओलांतायटंबो, पेरू, कुस्को के पास इंकाओं की पवित्र घाटी में
दक्षिण अमेरिका की सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली संरचनाओं में से एक ओलंताइटंबो किला और मंदिर परिसर छिपा हुआ है। यह स्थल न केवल अपने विशाल आकार से विस्मित करता है, बल्कि शोधकर्ताओं के लिए ऐसे प्रश्न भी प्रस्तुत करता है जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। ओलांटाइटंबो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ एक किला भी था, जहां इनकाओं ने स्पेनिश विजेताओं से युद्ध किया था। लेकिन इस परिसर की सबसे खास बात इसकी पत्थर की कारीगरी है। दसियों टन वजन वाले विशाल ब्लॉक बिना गाड़े के एक दूसरे से बिल्कुल सही तरीके से जुड़े हुए हैं। उनके किनारे इतने चिकने हैं कि वे आधुनिक मशीनों के काम जैसे लगते हैं, और जोड़ इतने सटीक हैं कि पत्थरों के बीच चाकू का ब्लेड भी डालना नामुमकिन है। विशेष रूप से रहस्यमय है सूर्य का मंदिर। इस परिसर का एक हिस्सा जिसमें 6 विशाल बैंगनी एंडेसाइट मोनोलिथ हैं। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 50 टन से ज्यादा है, और सभी को किले से कई किलोमीटर दूर स्थित खदानों से एक नदी और पहाड़ी दर्रों को पार करके लाया गया था। इनका लोग इन विशालकाय पत्थरों को कैसे ले जाकर खड़ा करने में कामयाब रहे, यह एक अनुत्तरित प्रश्न बना हुआ है। कई परिकल्पनाएं हैं। आधिकारिक संस्करण का दावा है कि पत्थरों को पत्थर की सड़कों पर और लकड़ी के रोलर्स का उपयोग करके ले जाया गया था। हालांकि पुरातत्वविदों का कहना है कि पत्थरों का वजन इतना ज्यादा था कि ये तरीके शायद ही कारगर रहे होंगे। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं मिली है। अन्य शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इनका लोग रस्सियों, लीवरों और झुके हुए तलों की एक प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। हालांकि यह सिद्धांत भी ब्लॉकों की स्थापना की पूर्ण सटीकता की व्याख्या करने में विफल रहता है। इससे भी ज्यादा साहसिक सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनका लोग विशेष घोलों या पौधों के रहस्यों को जानते थे, जो पत्थर को नरम करके उसे मिट्टी जैसा लचीला बना देते थे। यह सिद्धांत काल्पनिक लग सकता है, लेकिन स्थानीय किंवदंतियां इसकी ओर इशारा करती हैं। ओलांटाइटंबो का लेआउट भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। शहर और किले का निर्माण पवित्र ज्यामिति के सिद्धांतों के अनुसार किया गया था। पहाड़ी ढलानों पर बनी सीढ़ीनुमा संरचनाएं न केवल कृषि के लिए उपयोगी थीं, बल्कि एक जटिल किलेबंदी प्रणाली का भी निर्माण करती थी। इसके अलावा कुछ विद्वानों के अनुसार इनका आकार और स्थान खगोलीय प्रेक्षणों से जुड़ा हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि ओलंताइटंबो एक प्रकार की वेधशाला थी, जहां इनका पुजारी सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति का अध्ययन करते थे। ओलंताइटंबो का इतिहास भी नाटकीय घटनाओं से भरा पड़ा है। यहीं 1536 में सैन्य नेता मानको इंका ने स्पेनियों को अपनी कुछ पराजयों में से एक का सामना किया था। उन्होंने नहरों की एक चतुराईपूर्ण प्रणाली का उपयोग करके मैदान में बाढ़ ला दी थी और घुड़सवार सेना की प्रगति को रोक दिया था। लेकिन इस जीत के बावजूद इनका प्रतिरोध जल्द ही टूट गया। आज ओलंताइटंबो को अक्सर जीवित संग्रहालय कहा जाता है। इसकी गलियां आज भी इनकाओं के वंशजों का घर हैं, जो प्राचीन नींव पर बने घरों में रहते हैं। पत्थर की दीवारें, संकरी गलियां और सड़कों के किनारे बहती नदियों की आवाज ऐसा एहसास दिलाती है मानो यहां समय थम सा गया हो। ओलंताइटंबो इनका सभ्यता के रहस्य और वैभव का प्रतीक बना हुआ है। इसके पत्थर और दीवारें आधुनिक तकनीक की समझ को चुनौती देती प्रतीत होती हैं। क्या यह कोई सैन्य चौकी थी, कोई मंदिर परिसर था, या कोई खगोलीय केंद्र? शायद यह सब कुछ था। लेकिन जो भी हो, हम यहां जो देख रहे हैं वह केवल खंडहर नहीं है, बल्कि अतीत का एक संदेश है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। सूर्य मंदिर की तलहटी में खड़े होकर और एकदम सही पंक्ति में लगे इन विशाल स्तंभों को देखकर विस्मय की अनुभूति से बचना असंभव है। ऐसा लगता है मानो ये पत्थर उन लोगों की स्मृति को संजोए हुए हैं जिन्होंने इन्हें बनवाया और स्थापित किया था, और ये आज भी प्राचीन निर्माणकर्ताओं की शक्ति को दर्शाते हैं। ओलंताइटंबो
सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह एक जीवंत अनुस्मारक है कि अतीत रहस्यों से भरा हो सकता है, जो प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। कोर्विन कैसल, रोमानिया। ट्रांसिल्वेनिया के मध्य में जलास्ती नदी के ऊपर एक चट्टानी चट्टान पर भव्य गौथिक कोर्विन किला स्थित है, जिसे हुन्यादी या कास्टेलुल कोर्विन भी कहा जाता है। इसकी उदास दीवारें, संकरी खिड़कियां और तीखे शिखरों वाली मीनारें मानो मध्ययुगीन इतिहास के पन्नों से सीधे निकली हों। लेकिन इस बाहरी भव्यता के पीछे किंवदंतियों, रहस्यों और रहस्यवाद के आभामंडल से भरा एक इतिहास छिपा है। इस महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में हंगरी साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक सैन्य कमांडर जानुस हुन्यादी के आदेश पर शुरू हुआ था। उन्होंने इसे एक किले और निवास के रूप में शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में देखा था। लेकिन समय के साथ यह किला कहानियों से भर गया और न केवल एक वास्तुशिल्प स्मारक बन गया, बल्कि एक ऐसी जगह भी बन गया जहां लोग रहस्य का अनुभव करने आते हैं। मुख्य किंवदंती व्लाद द इम्पेलर, जिसे ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है, के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा माना जाता है कि उसने यहां कई साल कैद में बिताए थे। हालांकि इतिहासकार इस संस्करण की सत्यता पर बहस करते हैं, लेकिन यह विचार कि पिशाच को प्रेरित करने वाला महान शासक इन दीवारों के पीछे पड़ा था, इस महल को एक अंधकारमय प्रतिष्ठा देता है। पर्यटक आज भी उन काल कोठरियों की तलाश करते हैं जहां कैदियों को कथित तौर पर यातनाएं दी जाती थी, और उन अंधेरी कोठरियों की जहां कैदियों ने अपना दिमाग खो दिया था। प्रांगण में स्थित कुएं का इतिहास भी कम रहस्यमय नहीं है। किंवदंती के अनुसार इसे तुर्की बंदियों ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक कड़ी मेहनत करके आजादी की उम्मीद में खोदा था। लेकिन जब अंततः कुएं की गहराई से पानी निकला, तो उनके वादे कभी पूरे नहीं हुए। कुएं की दीवार पर एक शिलालेख है जिसका अर्थ विवादास्पद बना हुआ है। कुछ लोग इसे न्याय की गुहार मानते हैं, तो कुछ लोग महल और उसके मालिकों पर लगा एक श्राप। कोर्विन की वास्तुकला अपनी भव्यता में अद्भुत है। मुख्य द्वार तक जाने वाला पुल एक गहरी खाई पर बना है, और चट्टानों के ऊपर विशाल मीनारें ऐसे खड़ी हैं मानो किसी भी दुश्मन से किले की रक्षा के लिए तैयार पहरेदार हों। अंदर रंगी हुई छतों वाले हॉल, पत्थर की सीढ़ियां और लंबे गलियारे हैं जहां हर कदम की गूंज सुनाई देती है। महल का वातावरण इतना प्रभावशाली है कि ऐसा लगता है मानो दीवारों ने उन सभी घटनाओं को अपने अंदर समाहित कर लिया हो जो उन्होंने देखी हैं। सदियों से स्थानीय लोग हॉल में भटकते भूतों की कहानियां सुनाते रहे हैं। कुछ ने खाली गलियारों में पदचाप सुनी है, तो कुछ ने महल के खाली होने पर खिड़कियों में छायाएं देखी हैं। पुराने टावरों के पास एक सफेद वस्त्रधारी महिला का दिखना खास तौर पर आम है। इन कहानियों ने कॉर्विन कैसल को यूरोप के सबसे भूतिया किलों में से एक बना दिया है। आज यह किला रोमानिया के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह न केवल इतिहास प्रेमियों बल्कि रहस्य खोजियों को भी आकर्षित करता है। शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है और मीनारें लाल रोशनी में नहा जाती हैं, तो वास्तविकता और किंवदंती के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अतीत जीवंत हो उठता है और पत्थर की दीवारों के बीच भूली बिसरी आवाजों की गूंज सुनाई देती है। कोरविनोव एक वास्तुशिल्प स्मारक से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसी जगह है जहां किंवदंतियां इतिहास के साथ जुड़ती हैं और मिथक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन जाते हैं। यह याद दिलाता है कि मध्ययुगीन महल न केवल किले थे, बल्कि शक्ति, भय और गुप्त ज्ञान के प्रतीक भी थे। विशाल द्वारों पर खड़े होकर कोई भी इतिहास की सांसों को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। कॉर्विन किला, ट्रांसिल्वेनिया, उसके रहस्यमय गौरव और रहस्य की अनंत प्यास का प्रतीक बना हुआ है, और शायद इसीलिए यह आज भी आगंतुकों में विस्मय पैदा करता है, क्योंकि कुछ दीवारें किताबों से भी ज्यादा राज छुपा सकती हैं। भानगढ़ किला, भारत, राजस्थान राज्य में वीरान पहाड़ियों और तपती हवाओं के बीच
ऐसे खंडहर उभरे हैं जिन्हें कई लोग भारत की सबसे भूतिया जगह कहते हैं। भानगढ़ किला एक वीरान, किलेबंद शहर है जो जादूगरों, श्रापों और आत्माओं की किंवदंतियों से घिरा हुआ है। इसकी प्रतिष्ठा इतनी प्रबल है कि सरकार ने सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच वहां प्रवेश पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी स्थानीय व्यक्ति इन दीवारों के पास रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। यह किला 17वीं शताब्दी में शासक भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। अपने सुनहरे दिनों में यह बाजारों, मंदिरों और महलों से भरा एक समृद्ध शहर था। लेकिन इसकी स्थापना के कुछ ही समय बाद इस पर एक श्राप का साया मंडराता हुआ प्रतीत हुआ और यह शीघ्र ही जीर्ण शीर्ण हो गया। किंवदंतियां इसे काली शक्तियों के हस्तक्षेप का परिणाम बताती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी सिंघिया नाम के एक जादूगर की है। किंवदंती के अनुसार उसे सुंदर राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था, लेकिन रत्नावती ने उसे अस्वीकार कर दिया था। फिर जादूगर ने बाजार से खरीदे जाने वाले शरीर के तेल में एक औषधि मिलाकर उसे मोहित करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को चाल समझ आ गई। उसने पत्थर पर तेल डाला और जादू उल्टा असर कर गया। अपनी मृत्यु से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह शहर नष्ट हो जाएगा और कोई भी वहां फिर कभी चैन से नहीं रह पाएगा। भविष्यवाणी जल्द ही सच हो गई। किंवदंती के अनुसार एक पड़ोसी राज्य की सेना ने शहर पर हमला किया, उसके निवासियों का कत्लेआम किया और उसके मंदिरों और घरों को वीरान कर दिया। तब से भानगढ़ कभी उबर नहीं पाया। आज भी स्थानीय लोगों का मानना है कि मृतकों की आत्माएं इसकी दीवारों के भीतर निवास करती हैं और किसी भी तरह का हस्तक्षेप विनाश का कारण बन सकता है। किले की खोजबीन कर रहे पुरातत्वविदों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि शहर को सचमुच अचानक वीरान कर दिया गया था। सड़कें, मंदिर और महल लगभग वैसे ही बने रहे मानो यहां का जीवन एक ही दिन में खत्म हो गया हो। लेकिन वैज्ञानिक इन निवासियों के गायब होने के कारणों को पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं। कुछ लोग युद्धों और राजनीतिक संघर्षों को इसका कारण मानते हैं, तो कुछ अकाल या महामारी को। हालांकि आम धारणा के अनुसार इसका एक ही कारण है, एक अभिशाप। किले की संरचना भी दिलचस्प है। इसकी दीवारें पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में खड़ी हैं और भीतर दर्जनों मंदिर, आवास और यहां तक कि एक बाजार भी है जहां आज भी पत्थर की दुकानें मौजूद हैं। तबाही के बावजूद इसकी वास्तुकला अद्भुत है। मेहराब, स्तंभ और महल के हॉल निर्माताओं के उच्च स्तर के कौशल की गवाही देते हैं। लेकिन यह भव्यता और वीरानी के बीच का अंतर ही है जो इस जगह को इतना भयावह बनाता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने भानगढ़ में अजीबोगरीब घटनाओं की जानकारी दी है। पर्यटकों ने फुसफुसाहट, चूड़ियों की खनक और खाली गलियारों में कदमों की आहट सुनाई देने का दावा किया है। कुछ ने चिलचिलाती गर्मी के बावजूद अचानक ठंडी हवा के झोंके महसूस किए। कुछ ने खंडहरों के बीच साए घूमते हुए देखे। ये कहानियां किले की रहस्यमयी प्रतिष्ठा को और बढ़ाती हैं। भारत सरकार ने इन किंवदंतियों को गंभीरता से लिया। किले के द्वार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक चेतावनी बोर्ड लगा है। सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश सख्त वर्जित है। यह एक दुर्लभ उदाहरण है जब राज्य ने आधिकारिक तौर पर किसी स्थल के खतरे को स्वीकार किया है। हालांकि इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया गया है। वैज्ञानिक, जाहिर है, तर्कसंगत व्याख्याएं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि असामान्य ध्वनियों और संवेदनाओं की व्याख्या पुरानी दीवारों में ध्वनिकी और प्रतिध्वनि द्वारा की जा सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि श्राप से जुड़ी मिथक एक सांस्कृतिक विरासत है जो समय के साथ एक सामूहिक विश्वास में बदल गई है। लेकिन कई शोधकर्ता मानते हैं कि भानगढ़ का माहौल वाकई दमनकारी है और संशयवादी भी इसकी दीवारों के भीतर एक अजीब सा तनाव महसूस करते हैं। भानगढ़ किला रहस्यवाद के शौकीनों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन गया है। इसे भारत का भूतिया शहर कहा जाता है और यहां आने वाला हर व्यक्ति विस्मय और भय का मिला जुला अनुभव करता है।
दिन के समय इसके खंडहर मनोरम लगते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सब कुछ बदल जाता है। परछाइयां लंबी हो जाती हैं, हवा तेज हो जाती है और हर आवाज अजीब सी लगती है। आज भी भानगढ़ इस बात का प्रतीक है कि किंवदंतियां और भय सबसे मजबूत दीवारों से भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं। इसका श्राप भले ही सिर्फ एक मिथक हो, लेकिन इस मिथक की ताकत इतनी है कि सदियों बाद भी यह शहर की किस्मत को आकार दे रहा है। भानगढ़ किला हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जगहें सिर्फ पत्थर और खंडहर से बढ़कर होती हैं। वे लोगों के डर, उम्मीदों और यादों के प्रतीक बन जाती हैं। और जब तक इसकी दीवारें राजस्थान की पहाड़ियों के बीच खड़ी रहेंगी, यह एक रहस्य बना रहेगा। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्यवाद के बीच की रेखा अंततः धुंधली हो जाती है। मसादा किला, इजराइल। मृत सागर के पश्चिमी तट पर एक सुनसान चट्टान पर मसादा के खंडहर उभरे हैं, जो इजराइल के इतिहास के सबसे प्रतीकात्मक और दुखद स्थलों में से एक है। आज यह एक पुरातात्विक स्थल और राष्ट्रीय प्रतीक है, लेकिन इसकी पत्थर की दीवारों के पीछे सदियों से किंवदंतियों और रहस्यों से घिरा एक इतिहास छिपा है। इस किले का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में राजा हेरोद महान ने करवाया था। यह एक अभेद्य किला था, जिसमें महल, गोदाम, पानी के कुंड और यहां तक कि स्नानागार भी थे। ऊंची खड़ी चट्टानों ने मसादा को दुश्मनों के लिए लगभग दुर्गम बना दिया था। यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच एक सच्चा नखलिस्तान किला बनाया गया था, जो लंबी घेराबंदी झेलने में सक्षम था। लेकिन यही वह अलगाव था जिसने मसादा को प्राचीन काल की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक का स्थल बना दिया। 66 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के विरुद्ध महान यहूदी विद्रोह शुरू हुआ। 70 ईस्वी में यरूशलेम के पतन के बाद एलियाजर बेन यायर के नेतृत्व में झीलॉट विद्रोहियों के एक समूह ने मसादा में शरण ली। उन्होंने दीवारों को मजबूत किया और अंतिम प्रतिरोध की तैयारी की। रक्षकों की संख्या उनके परिवारों सहित लगभग 1000 थी। विद्रोह को हमेशा के लिए कुचलने के लिए रोमनों ने कई सेनाओं के साथ मसादा को घेर लिया। पुरातत्वविदों को आज भी पहाड़ के चारों ओर उनके द्वारा बनाए गए शिविरों और दीवारों के अवशेष मिलते हैं। घेराबंदी महीनों तक चली। रोमनों ने किले की दीवारों तक पहुंचने के लिए एक विशाल मिट्टी की प्राचीर और एक घेराबंदी मीनार बनाई। इंजीनियरिंग का यह कमाल अपने आप में अद्भुत है। रेगिस्तान में बनी यह संरचना आज भी दूर से दिखाई देती है। जब यह स्पष्ट हो गया कि दीवारें गिर जाएंगी, तो रक्षकों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मसादा को पौराणिक बना दिया। इतिहासकार जोसेफस के अनुसार किले के निवासियों ने आत्मसमर्पण न करने का फैसला किया। हमले से एक रात पहले उन्होंने दुश्मनों के हाथों में पड़ने से बचने के लिए एक दूसरे को मार डाला। केवल एक आदमी बचा और उसने आत्महत्या कर ली। केवल महिलाएं और बच्चे ही बचे, जो गुफाओं में छिप गए। इस प्रकार लगभग 900 लोगों ने गुलामी के बजाय मृत्यु को चुना। यह घटना यहूदी वीरता और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई, लेकिन इसने कई सवाल भी खड़े किए। क्या वाकई सामूहिक आत्महत्या हुई थी? इसका एकमात्र स्रोत जोसेफस है और पुरातात्विक खोजों से विरोधाभासी प्रमाण मिलते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कहानी बड़ा चढ़ाकर पेश की गई थी या फिर खास राजनीतिक मकसद से घड़ी गई थी। फिर भी मसादा का पुरातत्व कई रहस्यों को समेटे हुए है। हेरोदेस के महल के खंडहर अपने मोजाइक और भित्ति चित्रों के साथ आज भी अपनी भव्यता से विस्मित करते हैं। चट्टान में उकेरे गए पानी के कुंड उच्च स्तर की इंजीनियरिंग कुशलता का परिचय देते हैं। जले हुए कमरों के निशान भी बचे हैं, जो किले के दुखद अंत का संकेत देते हैं। लेकिन मृतकों की सही संख्या और यह सब कैसे हुआ, इस बारे में सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। स्थानीय किंवदंतियां मसादा को और भी रहस्यमयी आभा प्रदान करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जीलॉट्स की आत्माएं आज भी किले की रखवाली करती हैं और जो कोई भी पहाड़ पर चढ़ता है, उसे उनकी उपस्थिति का आभास होता है। पर्यटक और तीर्थयात्री अक्सर खंडहरों के बीच खड़े होकर एक असाधारण सन्नाटे
और तनाव का अनुभव करते हैं, मानो दीवारें ही उनके द्वारा लिए गए दुखद निर्णय की गवाही दे रही हों। आज मसादा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और इजराइल के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। मृत सागर पर सूर्योदय देखने के लिए हर साल हजारों लोग इसकी चोटी पर चढ़ते हैं। इस समय सुनहरी रोशनी खंडहरों को रोशन करती है और अतीत जीवंत हो उठता है। 2000 साल पहले की घटनाओं की याद दिलाता है। मसादा सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह शक्ति और त्रासदी का प्रतीक है। यह कहानी है कि कैसे लोगों ने आजादी के लिए मौत को चुना, लेकिन साथ ही यह जगह एक रहस्य भी बनी हुई है। उस रात जब रोमनों ने किले पर धावा बोला था, तब आखिर क्या हुआ था? क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या एक क्रूर नरसंहार? हमें शायद ही इसका जवाब पता हो, लेकिन यही रहस्य मसादा को उसकी खास ताकत देता है। यह किला इस बात की याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा बहुस्तरीय होता है। यह तथ्यों, किंवदंतियों और मिथकों को एक साथ पिरोता है, और शायद यही इसका महत्व भी है। मसादा न केवल अतीत का प्रतीक है, बल्कि आजादी की कीमत और सच्चाई और मिथक के बीच की रेखा का एक शाश्वत प्रश्न भी है। बोराबुदुर मंदिर इंडोनेशिया, जावा के मध्य में घने उष्णकटिबंधीय जंगलों और ज्वालामुखी चोटियों के बीच बोराबुदुर का विशाल बौद्ध मंदिर स्थित है। यह ग्रह पर सबसे भव्य धार्मिक संरचनाओं में से एक है और इसे वास्तुकला में सन्निहित एक पाषाण मंत्र कहा जा सकता है। इसका आकार और प्रतीकात्मकता अद्भुत है और इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य के रहस्य आज भी विद्वानों और मनीषियों को मोहित करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश द्वारा किया गया था, लेकिन किसी भी प्राचीन इतिहास में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया था या इसे पूरा होने में कितना समय लगा था। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि बोराबुदुर के निर्माण में 2 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए थे, जिन्हें बिना गाड़े के अविश्वसनीय सटीकता के साथ रखा गया था। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि निर्माण में कई दशक लगे, लेकिन कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बोराबुदुर की वास्तुकला अद्वितीय है। यह एक विशाल सीढ़ीदार पिरामिड है जो 35 मीटर ऊंचा और दोनों ओर 100 मीटर से ज्यादा लंबा है। मंदिर में 9 स्तर हैं, जो बौद्ध आध्यात्मिक पथ के चरणों का प्रतीक हैं, जो इच्छा की दुनिया से लेकर ज्ञानोदय तक है। 3 ऊपरी छतों के ऊपर एक विशाल केंद्रीय स्तूप है, जिसके चारों ओर 72 छोटे स्तूप स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक में बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति है। ये उभरी हुई कलाकृतियां विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। मंदिर की दीवारों पर मिथकों, किंवदंतियों और बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाने वाले 2500 से ज्यादा दृश्य उकेरे गए हैं। इन उभरी हुई कलाकृतियों की कुल लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, जो इन्हें मानव इतिहास की सबसे बड़ी पत्थर की किताब बनाती है। इन दृश्यों में सिद्धार्थ गौतम का जन्म, उनके ज्ञानोदय का मार्ग, साथ ही कर्म और पुनर्जन्म के रूपक शामिल हैं। लेकिन बोराबुदुर का रहस्य इसके आकार से कहीं आगे छिपा है। इसका लेआउट पवित्र ज्यामिति और खगोलीय परिशुद्धता के सिद्धांतों पर आधारित है। मंदिर पूरी तरह से दिशाओं के अनुसार बना है और स्तूपों और छतों की व्यवस्था बौद्ध ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय मॉडल को दर्शाती है। पुजारियों और तीर्थयात्रियों के लिए बोराबुदुर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि एक जीवित मंडल था, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता था, धीरे धीरे निचले स्तर से उठकर आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुंचता था। मंदिर का एक रहस्यमय पक्ष भी है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर प्राचीन खगोलीय प्रेक्षणों से जुड़ा है। स्तूपों और प्रतीकों की स्थिति कुछ नक्षत्रों के अनुरूप है और बोराबुदुर को स्वयं एक विशाल कैलेंडर के रूप में देखा जा सकता है, जो सूर्य और चंद्रमा के चक्रों से जुड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र के रूप में, बल्कि एक खगोलीय वेधशाला के रूप में भी कार्य करता था। 14वीं शताब्दी में इसे वीरान कर दिया गया था और धीरे धीरे जंगल और ज्वालामुखी की राख ने इसे ढक लिया।
जावा के लोगों ने इतनी भव्य संरचना को क्यों त्याग दिया? कुछ लोगों का मानना है कि इसका संबंध द्वीप पर इस्लाम के प्रसार से था, जबकि अन्य का मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों को यह क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन सच्चाई यही है, आध्यात्मिक जीवन के केंद्र के रूप में बनाया गया यह मंदिर कई शताब्दियों तक स्मृति से ओझल रहा। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसे पुनः खोजा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ। आज भी बोराबुदुर में संरक्षण के प्रयास जारी हैं, क्योंकि इसके पत्थर बारिश, कटाव और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। किंवदंतियां इस मंदिर के रहस्य को और भी बढ़ा देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में स्तूपों के बीच से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं या अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देती हैं। कुछ तीर्थयात्रियों का दावा है कि छतों पर चढ़ते समय उन्हें एक विशेष अवस्था का अनुभव होता है, मानो दीवारें ही उन्हें आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर रही हों। आज बोराबुदुर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। लेकिन पर्यटकों और विद्वानों के ध्यान के बावजूद यह एक रहस्य बना हुआ है। 8वीं शताब्दी में लोग बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी भव्य संरचना कैसे बना पाए? उन्होंने ज्वालामुखियों की तलहटी में स्थित इस विशेष स्थल को क्यों चुना? और 1000 साल से भी पहले यहां रहने वालों के जीवन में इस मंदिर की क्या भूमिका थी? बोराबुदुर सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, यह पत्थरों पर उकेरा गया एक संदेश है, प्राचीन आचार्यों की आध्यात्मिक खोज और ज्ञान का प्रतिबिंब है। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तुकला न केवल देवताओं का घर या प्रार्थना स्थल हो सकती है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक यात्रा का एक साधन भी हो सकती है। जबकि इसकी छतें आसमान में ऊंची उठती हैं और इसके स्तूप उगते सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं, बोराबुदुर अपने रहस्यों की रक्षा करना जारी रखता है तथा उन रहस्यों का केवल एक हिस्सा ही उन लोगों के सामने प्रकट करता है जो मौन को सुनने और पत्थर की गहराई को देखने के लिए तैयार हैं। हम्बरस्टोन, चिली। दुनिया के सबसे शुष्क अटाकामा रेगिस्तान में धूप में तपती जमीन और अंतहीन नमक के मैदानों के बीच हम्बरस्टोन का भूतिया शहर बसा है। यह कभी एक चहल पहल वाला औद्योगिक केंद्र था, जहां साल्टपीटर का खनन और प्रसंस्करण होता था, जिससे दुनिया के उर्वरक और बारूद उद्योगों को आपूर्ति होती थी। आज इसकी जंग लगी इमारतें, परित्यक्त घर और खाली सड़कें विस्मृति, त्रासदी और अनेक किंवदंतियों का प्रतीक बन गई हैं, जो हम्बरस्टोन को दक्षिण अमेरिका के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती हैं। इस शहर की स्थापना 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश उद्यमी जेम्स हम्बर्ट ने की थी, जिन्होंने इसे अपना नाम दिया था। अपने सुनहरे दिनों में हजारों मजदूर और उनके परिवार यहां रहते थे। हम्बरस्टोन में स्कूल, अस्पताल, एक थिएटर और यहां तक कि आयातित पानी से भरा अपना स्विमिंग पूल भी था। कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों के बावजूद यहां जीवन जीवन था, लेकिन समृद्धि के साथ साथ कठिनाइयां भी आईं। शोरा कारखानों में काम कठिन और खतरनाक था। लोग लगातार धूल और गर्मी में रहते थे और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही थी। इतिहास का एक विशेष रूप से नाटकीय अध्याय 1907 की मजदूर हड़ताल थी, जब हजारों लोगों ने बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और ज्यादा मजदूरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। वे बातचीत की उम्मीद में बंदरगाह शहर इक्विके की ओर बढ़े, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन खूनी त्रासदी में समाप्त हुआ। सेना ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां हो चलाईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इक्विके नरसंहार के नाम से प्रसिद्ध इस घटना ने हम्बरस्टोन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्द और अन्याय की भावना को बुन दिया। 20वीं सदी के मध्य तक कृत्रिम उर्वरकों के आगमन के कारण शोरा में रुचि कम हो गई। शहर खाली होने लगा और 1960 के दशक तक यह पूरी तरह से वीरान हो गया। तब से हम्बरस्टोन एक भूतिया शहर बन गया है, जिसकी जंग लगी इमारतें और जर्जर घर इसके पूर्व गौरव और इसके निवासियों के दुखद भाग्य की याद दिलाते हैं। लेकिन इतिहास के साथ साथ किंवदंतियां भी जुड़ी हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक
दोनों ही हम्बरस्टोन में अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां हैं सुनाते हैं। पुराने स्कूल में, जहां लकड़ी की मेजें और कॉपियां आज भी खड़ी हैं, बच्चों की हंसी और कदमों की आहट अक्सर सुनाई देती है, हालांकि यह इमारत दशकों से खाली पड़ी है। इस वीरान थिएटर में कुछ लोगों ने मंच पर लोगों की छायाएं देखी हैं, और कुछ का दावा है कि उन्हें रात के सन्नाटे में तालियों की गूंज सुनाई देती है। स्थानीय कब्रिस्तान को सबसे भयावह जगहों में से एक माना जाता है। इसके लकड़ी के क्रॉस समय के साथ टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, और शुष्क जलवायु के कारण कब्रें अक्सर आधी खुली रहती हैं, जिससे शव स्वाभाविक रूप से ममीकृत हो जाते हैं। पर्यटकों ने कब्रों के बीच आकृतियां देखने या किसी को उन्हें देखते हुए महसूस करने की सूचना दी है। ऐसा माना जाता है कि मृत श्रमिकों की आत्माएं आज भी खंडहरों में भटकती है, जो अन्याय और पीड़ा की याद दिलाती हैं। वैज्ञानिक और अलौकिक शोधकर्ता भी हम्बरस्टोन में रुचि रखते हैं। इसे दक्षिण अमेरिका का सबसे भूतिया शहर कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि रेगिस्तानी माहौल, सन्नाटा और वीरानी इस अनुभव को और भी गहरा कर देते हैं और मतिभ्रम पैदा करते हैं। लेकिन संशयवादी भी मानते हैं इस जगह की ऊर्जा भारी और दमनकारी है, मानो अतीत ही खाली सड़कों पर बसा हुआ है। 2005 में यूनेस्को ने हम्बरस्टोन और उसके पड़ोसी शहर सांता लौरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इससे न केवल पर्यटकों के लिए ये जगहें और भी सुलभ हो गईं, बल्कि इन खंडहरों के रहस्यमय पक्ष में भी रुचि बढ़ गई। आज न केवल इतिहासकार, बल्कि भूत प्रेत के शिकारी भी जंग लगी कार्यशालाओं और जर्जर घरों के बीच रात बिताने आते हैं। हम्बरस्टोन सिर्फ एक भूतिया शहर नहीं है, यह उस दौर का प्रतीक है जब प्रगति की औद्योगिक प्यास मानवीय त्रासदी के साथ साथ मौजूद थी। इसकी दीवारें और खाली कक्षाएं उन लोगों की स्मृतियां संजोए हुए हैं जो यहां रहते और काम करते थे, जिन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया और जो इस संघर्ष में शहीद हो गए। शायद यही वजह है कि भूत प्रेतों और रहस्यमयी घटनाओं की किंवदंतियां जनमानस में इतनी गहराई से समा गई हैं। इस शहर ने इतना कुछ देखा है कि इसका इतिहास बिना किसी निशान के मिट नहीं सकता। जंग खा रही इमारतों के बीच खड़े होकर और सुनसान सड़कों से बहती हवा की आवाज सुनते हुए आपको एहसास होता है, हम्बरस्टोन सिर्फ खंडहर नहीं है। यह याद दिलाता है कि सभ्यताएं उभरती और बिगड़ती रहती है, लेकिन उनकी यादें जिंदा रहती हैं, कभी किताबों और इतिहास में, तो कभी फुसफुसाहटों में, जो सिर्फ वही सुन पाते हैं जो अतीत के पत्थरों, रेत और साइयों के बीच रात बिताने की हिम्मत रखते हैं। कैलाशनाथ मंदिर, भारत। पश्चिम भारत में एलोरा गुफा परिसर में प्राचीन काल की सबसे अविश्वसनीय संरचनाओं में से एक छिपी हुई है। कैलाशनाथ मंदिर, या बस कैलासा। शिव को समर्पित यह मंदिर पारंपरिक तरीके से नहीं बनाया गया था। इसे पत्थर के खंडों से नहीं बनाया गया था या चरणों में नहीं बनाया गया था। इसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से ठोस चट्टान से तराशा गया था, मानो कारीगरों ने इसे पत्थरों के पहाड़ से आजाद कर दिया हो। आज भी वास्तुकार और इतिहासकार मानते हैं कि आधुनिक तकनीक के बावजूद ऐसी किसी चीज की नकल करना बेहद मुश्किल होगा। कैलाश मंदिर अपने आकार में अद्भुत है। यह लगभग 30 मीटर ऊंचा, 50 मीटर से ज्यादा लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। इसके स्तंभों, मूर्तियों और आभूषणों सहित यह पूरा स्थान बेसाल्ट चट्टान से तराशा गया है, जो ग्रेनाइट जितनी ही कठोर है। इस परिसर को बनाने के लिए बिल्डरों को कम से कम 2 लाख टन पत्थर हटाना पड़ा, लेकिन पुरातात्विक परतों में इस विशाल मलबे का कोई निशान नहीं मिला है। यह चट्टान कहां गायब हो गई, यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे शोधकर्ता अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्माण तकनीक अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। यह ज्ञात है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया था, लेकिन शिल्पकार इतनी जटिल संरचना को इतनी ज्यामितीय सटीकता के साथ कैसे तराश पाए? अधिकांश शोधकर्ता मानते हैं कि इसके लिए लोहे के औजारों
और अविश्वसनीय मात्रा में श्रम का उपयोग किया गया था। हालांकि यदि हजारों कारीगर दशकों तक भी काम करते रहे, तो भी इतनी सटीक रेखाओं, समरूपता और उत्कृष्ट विवरण की व्याख्या करना मुश्किल होगा। कैलास की मुख्य विशेषता न केवल इसका आकार है, बल्कि कलात्मक शिल्पकला का स्तर भी है। इसकी दीवारें, स्तंभ और मेहराब हिंदू महाकाव्यों, महाभारत और रामायण के दृश्यों को दर्शाती हुई उभरी हुई नक्काशी से ढके हुए हैं। यहां आप देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध, राम के पराक्रम के दृश्य, हाथियों के जुलूस और नृत्य करती अप्सराएं देख सकते हैं। प्रत्येक आकृति इतनी कुशलता से उकेरी गई है कि वह जीवंत प्रतीत होती है। विशेष रूप से आकर्षक है वह मूर्तिकला समूह, जिसमें शिव द्वारा स्वर्ग से गंगा को नीचे गिराने की पौराणिक कथा को दर्शाया गया है। मंदिर का प्रतीकवाद भी अद्भुत है। इसकी वास्तुकला पौराणिक कैलाश पर्वत की प्रतिकृति है, जो शिव का निवास स्थान है और हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। इस प्रकार कैलाश मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि ब्रह्मांड का एक पत्थर का मॉडल भी है, जिसका प्रत्येक तत्व धार्मिक और ब्रह्मांडीय महत्व को दर्शाता है। कैलाश की रचना कैसे हुई, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। आधिकारिक कहानी हजारों कारीगरों द्वारा दशकों तक लगातार की गई मेहनत की कहानी कहती है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह के परिणाम को केवल मानवीय प्रयासों से नहीं समझाया जा सकता। कुछ सिद्धांत यह भी हैं कि निर्माणकर्ताओं के पास पत्थर पर काम करने की एक लुप्त तकनीक थी, जिससे वे बेसाल्ट पर काम इतनी आसानी से कर पाते थे, जो आज संभव नहीं है। स्थानीय किंवदंतियां तो और भी ज्यादा पुख्ता हैं। उनके अनुसार शिव की महानता सिद्ध करने के लिए दैवीय शक्तियों ने एक ही रात में मंदिर का निर्माण किया था। गायब निशानों का रहस्य विशेष रूप से दिलचस्प है। अगर सचमुच लाखों टन पत्थर हटाए गए थे, तो पुरातत्वविदों को आसपास कचरे के ढेर के कोई निशान क्यों नहीं मिले? हो सकता है कि उस चट्टान का इस्तेमाल दूसरी इमारतें बनाने में किया गया हो, लेकिन उस स्थिति में कम से कम परिवहन के निशान तो मिलने ही चाहिए थे। ऐसे सबूतों का न होना कैलासा की कहानी को एक रहस्यमयी रूप देता है। इसके अलावा मंदिर की ध्वनिकी भी अनोखी है। जब इसके मुख्य हॉल में मंत्रोच्चार या जाप सुनाई देता है, तो दीवारें उन ध्वनियों को परावर्तित करती हैं, उन्हें बढ़ाती हैं और एक अनोखी प्रतिध्वनि पैदा करती है। तीर्थयात्रियों के लिए यह एक रहस्यमय अनुभव का हिस्सा बन जाता है। ऐसा लगता है मानो पत्थर स्वयं प्रार्थना का उत्तर दे रहे हों। आज कैलाशनाथ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसे एलोरा गुफाओं का मुकुटमणि माना जाता है। लेकिन इसकी प्रसिद्धि के बावजूद रहस्य अभी भी बने हुए हैं। ठोस चट्टान को तराशते समय इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई? स्थानीय इतिहास में इस निर्माण का, जो निश्चित रूप से विशाल रहा होगा, लगभग कोई उल्लेख क्यों नहीं मिलता? और क्या यह मंदिर केवल पूजा स्थल था या प्राचीन सभ्यताओं के लुप्त होने के साथ लुप्त हो चुके ज्ञान का भंडार भी? कई आगंतुकों के लिए कैलाश मंदिर सिर्फ एक स्मारक से कहीं बढ़कर है। यह अतीत का एक द्वार है, जहां किंवदंतियां और तथ्य एक दूसरे से मिलते हैं। स्तंभों के बीच खड़े होकर और तहखानों को सहारा देते पत्थर के हाथियों को निहारते हुए आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां मानव और दैवीय के बीच की सीमाएं धुंधली हैं। कैलाशनाथ इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन निर्माताओं के पास शायद ऐसा ज्ञान रहा होगा जो हमें असंभव लगता है। और जब हम उत्तर खोज रहे हैं, तब भी यह मंदिर अपने रहस्यों की रक्षा करता रहता है, एलोरा की चट्टानों से ऊपर उठकर, शाश्वत रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक के रूप में। सेनेगाम्बिया, अफ्रीका के पत्थर के घेरे, पश्चिम अफ्रीका के सेनेगल और गाम्बिया में बिखरे रहस्यमयी पत्थर के घेरे हैं, जिन्हें पुरातत्वविद दुनिया के सबसे बड़े महापाषाण परिसरों में से एक मानते हैं। ये संरचनाएं स्टोनहेंज या मिस्र के पिरामिडों जितनी प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन आकार और रहस्य में ये उनसे टक्कर लेती है। सेनेगाम्बिया पत्थर के घेरे में 1000 से ज्यादा स्मारक
और 16,000 से ज्यादा स्तंभ हैं, जो सभी एक आदर्श संरचना में व्यवस्थित हैं। इस परिसर की आयु 1 से 2,000 साल के बीच आंकी गई है, लेकिन इसकी सटीक तिथियां अभी भी विवादास्पद हैं। वैज्ञानिक केवल एक बात के बारे में निश्चित हैं, इनका निर्माण उन लोगों ने किया था जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इन निर्माणकर्ताओं ने कोई लिखित अभिलेख नहीं छोड़ा और स्थानीय जनजातियों की मौखिक परंपराएं इस रहस्य पर कोई प्रकाश नहीं डालती। इन महापाषाणों का निर्माण किसने और क्यों किया, यह एक रहस्य बना हुआ है। प्रत्येक स्तंभ का वजन कई सौ किलोग्राम से लेकर कई टन तक होता है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर तक होती है। ये लैटेराइट से बने हैं, जो एक कठोर पत्थर है जिसे उत्खनन करके दसियों किलोमीटर दूर ले जाया जाता है। इसके लिए भारी प्रयास और एक सुव्यवस्थित समाज की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय इस क्षेत्र में विकसित राज्यों का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। पत्थर के घेरों का उद्देश्य गर्मागर्म बहस का विषय है। एक सिद्धांत यह है कि वे कब्रगाह परिसर थे। पुरातत्वविदों ने स्तंभों के नीचे कब्रगाहें पाई हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और हथियारों के अवशेष मिले हैं। हो सकता है कि ये घेरे कुलीनों या योद्धाओं के स्मारक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हों, लेकिन अगर ऐसा है तो हर कब्रगाह के लिए इतनी भव्य संरचनाएं क्यों बनाई गईं? इन संरचनाओं का आकार साधारण अनुष्ठानिक जरूरतों से कहीं ज्यादा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये वृत्त खगोलीय कार्य करते थे। इनकी स्थिति सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति के अनुरूप रही होगी। इस सिद्धांत की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि कुछ परिसरों का निर्माण अद्भुत ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ किया गया था। यही कारण है कि ये पत्थर के कैलेंडर जैसे दिखते हैं, जिनकी मदद से प्राचीन पुजारी बदलते मौसमों पर नजर रख सकते थे और वर्ष के महत्वपूर्ण क्षणों पर अनुष्ठान कर सकते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी परिकल्पनाएं हैं। कुछ स्थानीय किंवदंतियों का दावा है कि ये स्तंभ इंसानों ने नहीं, बल्कि पृथ्वी की आत्माओं ने बनाए थे। किंवदंतियों के अनुसार इन पत्थरों में शक्ति होती है और रात में इनके पास जाना खतरनाक होता है। आज भी कई ग्रामीण इन महापाषाणों को पवित्र मानकर इनसे दूर रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सेनेगैम्बिया का रहस्य कई मायनों में स्टोनहेंज के रहस्य जैसा ही है। दोनों ही मामलों में हम भव्य संरचनाओं से निपट रहे हैं, जिनके लिए प्राचीन लोगों के अकल्पनीय ज्ञान और प्रयास की आवश्यकता थी। लेकिन यूरोप के विपरीत अफ्रीकी क्षेत्रों का अध्ययन बहुत कम किया गया है। अंतरराष्ट्रीय अभियान 20वीं सदी के अंत में ही शुरू हुए और आज तक इन परिसरों के केवल एक छोटे से हिस्से में ही गंभीर उत्खनन हुआ है। इनका आकार प्रभावशाली है। पत्थर के ये घेरे 30,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैले हैं। यह महापाषाणों की एक पूरी दुनिया है, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने रहस्य समेटे हुए है। कुछ घेरे बिल्कुल सममित हैं, तो कुछ अंडाकार या सर्पिल आकार के भी हैं। यह सब दर्शाता है कि इनके रचनाकारों के पास न केवल इंजीनियरिंग बल्कि गणितीय कौशल भी थे। महापाषाण परंपरा का अचानक लुप्त होना एक रहस्य बना हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि किसी समय निर्माण कार्य बंद हो गया था और परिसरों को छोड़ दिया गया था। शायद धार्मिक व्यवस्था बदल गई थी या नए लोग आ गए थे जिन्होंने परंपरा को जारी नहीं रखा। लेकिन इस लुप्त होने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। आज सेनेगैम्बिया पत्थर के घेरे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। हालांकि अपने ऐतिहासिक महत्व के बावजूद वे अफ्रीका के बाहर बहुत कम जाने जाते हैं। पर्यटक यहां बहुत कम आते हैं और स्थानीय निवासी इन विशालकाय मूर्तियों के साथ सम्मान और सावधानी से पेश आते हैं तथा उनकी शांति में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बाधा से बचते हैं। इन पत्थर के स्तंभों के बीच खड़े होकर आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी दुनिया में पहुंच गए हों जहां समय थम सा गया हो। सवाना का सन्नाटा, लाल मिट्टी और पत्थरों की कतारें किसी प्राचीन उपस्थिति का एहसास कराती हैं। ऐसा लगता है कि ये घेरे न केवल लोगों के लिए बल्कि
देवताओं या आत्माओं के लिए भी बनाए गए थे, ताकि वे धरती और आकाश पर अपनी शक्ति का प्रतीक बन सकें। सेनेगैम्बिया पत्थर के घेरे एक रहस्य हैं, जिसका अभी भी समाधान बाकी है। क्या वे कैलेंडर, स्मारक या पवित्र प्रतीक थे, या क्या उनमें खोया हुआ ज्ञान छिपा है जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है? हालांकि इनके उत्तर अज्ञात हैं, ये घेरे समय के प्रहरी बनकर खड़े हैं, एक ऐसी सभ्यता की स्मृति को संजोए हुए हैं जिसका नाम हम अब नहीं जान पाएंगे। हिमेजी कैसल, जापान। मध्य जापान के ह्योगो प्रांत में हिमेजी किला स्थित है, जो एक भव्य किला है जिसे जापानी अपनी सुंदर आकृति और बर्फ सी सफेद दीवारों के कारण श्वेत कहते हैं, बगुला किला के नाम से जानते हैं। बाहर से देखने पर यह हवादार और हल्का लगता है, मानो कोई उड़ता हुआ पक्षी हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक शक्तिशाली रक्षात्मक संरचना छिपी है, जिसका इतिहास रहस्यों, मिथकों और भूतिया किंवदंतियों से भरा पड़ा है। इस महल का निर्माण 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 200 से ज्यादा वर्षों तक चला, जब तक कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में हिमेजी ने अपना वर्तमान स्वरूप धारण नहीं कर लिया। इसकी वास्तुकला को जापानी महल निर्माण का शिखर माना जाता है। मीनारों, द्वारों, दीवारों और छिपे हुए गलियारों की एक जटिल व्यवस्था एक ऐसी भूल भुलैया बनाती है जो किसी भी दुश्मन को भ्रमित कर सकती है। किंवदंतियां कहती हैं कि पहली बार प्रवेश करने वाले अनुभवी समुराई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाए थे, जबकि रक्षकों ने तीरों और पत्थरों की बौछार कर दी थी। हालांकि वास्तुकला की पेचीदगियां कहानी का केवल एक हिस्सा है। हिमेजी किला रहस्यमयी किंवदंतियों से घिरा हुआ है। सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक ओकेसन नामक एक महिला भूत से संबंधित है। किंवदंती है कि वह एक दासी थी, जिस पर चोरी का अनुचित आरोप लगाया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। अपनी फांसी से पहले उसने महल और उसके निवासियों को श्राप दिया था, और माना जाता है कि तब से उसकी आत्मा महल के गलियारों में भटकती रहती है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसके कदमों की आहट सुनी है और चांदनी रातों में मीनारों पर किमोनो पहने एक महिला की सफेद आकृति देखी है। एक और कहानी है ओकेसन और कुआंस की कहानी। किंवदंती के अनुसार ओकेसन नाम की एक महिला, जिसने एक समुराई को अपना दिल देने से इनकार कर दिया था, को महल के अंदर एक कुएं में फेंक दिया गया था। तब से कहा जाता है कि उसका भूत पानी में भटकता रहता है, कराहता और फुसफुसाता रहता है। यह कुआं आज भी पर्यटकों को दिखाया जाता है और कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, यहां तक कि गर्मी के दिनों में भी। हिमेजी किला इस मायने में भी अनोखा है कि यह चमत्कारिक रूप से विनाश से बच गया। कई अन्य जापानी किलों के विपरीत यह युद्धों के दौरान जला नहीं गया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके अलावा जब एक हवाई हमले के दौरान हिमेजी पर बम गिरा, तो वह फटा नहीं और किला सुरक्षित रहा। इस घटना ने इस विश्वास को जन्म दिया कि यह किला किसी उच्च शक्ति द्वारा संरक्षित था। महल की संरचना अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। इसके अनगिनत रास्ते और गुप्त सीढ़ियां इतनी जटिल हैं कि कई शोधकर्ता उनमें न केवल सैन्य तर्क, बल्कि एक पवित्र अर्थ भी देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हेमेजी का ल्याओट फेंगशुई के सिद्धांतों से जुड़ा है और इसे पृथ्वी और आकाश की ऊर्जाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्थानीय किंवदंतियां भी उन मंत्रों का जिक्र करती हैं जिनसे महल की रक्षा होती थी। माना जाता है कि जादुई सूत्रों वाली किताबें इसकी दीवारों में गाड़ दी जाती थीं और किले की रक्षा के लिए जीवित प्राणियों की बलि भी दी जाती थी। हालांकि पुरातत्वविदों को इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ऐसी मान्यताएं कई संस्कृतियों में मौजूद थीं और जापान भी इसका अपवाद नहीं था। आज हिमेजी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले किलों में से एक है। लेकिन कई पर्यटकों के लिए यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं बढ़कर है। बर्फ सी सफेद दीवारों के बीच खड़े होकर और सुंदर
घुमावदार छतों को निहारते हुए उन्हें लगता है कि यह किला न सिर्फ समुराई के इतिहास को समेटे हुए है, बल्कि उनकी आत्माओं की परछाइयां भी समेटे हुए हैं। यह एहसास शाम के समय खास तौर पर गहरा होता है, जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है और किला सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ जीवंत सा लगता है। हिम्मेजी अपने द्वंद्व से विस्मित करता रहता है। एक ओर यह सद्भाव, सौंदर्य और शालीनता का प्रतीक है, शहर के ऊपर उड़ता एक सफेद बगुला। दूसरी ओर यह एक किला है जो रक्त, विश्वासघात और श्रापों की कहानियों को संजोए हुए है, और यही संयोजन इसे अद्वितीय बनाता है। हिमेजी केवल एक किला नहीं है, बल्कि जापानी इतिहास का एक प्रतिबिंब है, जहां सौंदर्य और क्रूरता हमेशा साथ साथ रहे हैं। यह किला हमें याद दिलाता है कि वास्तुकला पत्थर और लकड़ी से कहीं बढ़कर हो सकती है। यह पीढ़ियों की यादों, आशंकाओं और उम्मीदों को समेटे हुए है, और जब तक हिमेजी की मीनारें शहर से ऊपर उठती रहेंगी, वे न केवल जापानी संस्कृति का प्रतीक रहेंगी, बल्कि एक शाश्वत रहस्य का भी प्रतीक रहेंगी। कौन ज्यादा मजबूत है, इंसानी हाथ या इन दीवारों की रखवाली करने वाली आत्माएं? ओडेसा, यूक्रेन के कालकोठरी। काला सागर तट पर बसे शहर ओडेसा की सड़कों के नीचे भूमिगत भूल भुलैयाओं का एक जाल बिछा है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े भूल भुलैयाओं में से एक माना जाता है। ये भूल भुलैयाएं 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हैं, जो प्रसिद्ध पेरिस के भूल भुलैयाओं से कई गुना ज्यादा लंबी हैं। लेकिन यूरोप के विपरीत ओडेसा की भूमिगत संरचनाएं पूर्व नियोजित नहीं थीं। वे मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उभरी और समय के साथ किंवदंतियों, रहस्यों और दुखद कहानियों से भरी एक रहस्यमयी दुनिया में विकसित हुई। इन भूगर्भ कब्रिस्तानों की उत्पत्ति 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी, जब ओडेसा में शैल चट्टान का सक्रिय खनन हो रहा था। वह चूना पत्थर, जिसका इस्तेमाल उस युवा शहर के घरों और महलों के निर्माण में किया गया था, खदानें गहरी होती गईं और आपस में जुड़ती गईं, जिससे धीरे धीरे कई किलोमीटर लंबे भूमिगत गड्ढे बन गए। लोग इन रास्तों का इस्तेमाल सामान रखने, छिपने की जगह और गुप्त यात्राओं के लिए करने लगे। इस तरह एक पूरा भूमिगत शहर उभर आया, जो ऊपर की सामान्य जिंदगी के समानांतर मौजूद था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही इन कब्रगाहों के बारे में पहली किंवदंतियां प्रचलित हो गईं। कहा जाता था कि इनकी गहराई में खोए हुए लोग मिल सकते हैं, जिनकी आत्माएं भूतों में बदल गई हैं और हमेशा के लिए खामोशी में भटकती रहती हैं। कुछ लोगों ने सुरंगों में उतरते समय अजीबोगरीब आवाजें और कदमों की आहट सुनाई देने का दावा किया। शायद यह गूंज और श्रवण भ्रम के कारण था, लेकिन ऐसी ही कहानियों ने काल कोठरी की एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह के रूप में प्रतिष्ठा को पुख्ता किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये कब्रिस्तान सचमुच एक शरण स्थली बन गए। नाजी कब्जे से बचने के लिए भूमिगत प्रतिरोध सेनानी, गुरिल्ला और नागरिक यहां छिपते थे। प्रवेश द्वारों को सावधानी पूर्वक छिपाया गया था और भीतर गहरे हथियारों और खाद्य आपूर्ति के भंडार बनाए गए थे। आज पर्यटकों को इनमें से कुछ आश्रय दिखाए जाते हैं, जिनमें बिस्तर, घरेलू सामान और यहां तक कि दीवारों पर शिलालेख भी मौजूद हैं। इन जगहों का वातावरण दमनकारी है, मानो धरती स्वयं भय और प्रतिरोध की स्मृति धारण करती हो। लेकिन ओडेसा के कैटाकॉम्ब अपनी त्रासदियों के लिए भी जाने जाते हैं। सुरंगों की विशालता और जटिलता के कारण यहां खो जाना आसान है। पिछले दशकों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लोग बिना गाइड के भूमिगत रास्तों की खोजबीन करते हुए बिना किसी सुराग के गायब हो गए। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक लड़की की है, जिसका शव नए साल के जश्न के दौरान खो जाने के कई महीनों बाद मिला था। तब से शहरी किंवदंतियों में उसकी छवि को अक्सर भूत कब्रों का भूत कहा जाता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने बार बार इन तहखानों का पूरा नक्शा बनाने की कोशिश की है, लेकिन यह काम लगभग नामुमकिन साबित हुआ है। नए रास्ते लगातार खोजे जा रहे हैं, जबकि कई पुराने रास्ते ढहने से बंद हो गए हैं। कुछ लोगों का मानना है
कि इन तहखानों में गहरे छिपे हुए अनदेखे कक्ष हैं जिनका इस्तेमाल तस्करों या 19वीं सदी के गुप्त समाजों द्वारा किया जा सकता था। काल कोठरियों की रहस्यमय प्रतिष्ठा समय के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। गुफाओं में जाने वाले और पर्यटक अजीबोगरीब अनुभूतियों की रिपोर्ट करते हैं। अचानक ठंड लगना, सांसों का भारी होना और बेवजह का डर। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने परछाइयां देखी और आवाजें सुनी। संशयवादी इसे ऑक्सीजन की कमी और अंधेरे के मनोवैज्ञानिक दबाव का नतीजा मानते हैं। लेकिन जो लोग इन कब्रगाहों में उतर चुके हैं, उनके लिए ये व्याख्याएं अकेले न होने के असली एहसास को नकार नहीं सकती। आज कुछ कब्रगाह पर्यटन के लिए खुले हैं। पर्यटकों को सुरक्षित रास्तों पर ले जाया जाता है। प्राचीन खदानें, भूमिगत अड्डे और पौराणिक भूत हॉल दिखाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर भूमिगत कक्ष बंद हैं और पर्यटकों के लिए अनुपयुक्त हैं। उनकी गहराई में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो शायद कभी उजागर ना हो। ओडेसा के कब्रिस्तान सिर्फ भूमिगत रास्ते नहीं हैं। ये शहर का इतिहास है, पत्थरों में अंकित उन लोगों का इतिहास जिन्होंने यहां काम किया, यहां छिपे, यहां मरे और अपनी उपस्थिति के निशान छोड़े। यह एक ऐसी जगह है जहां किंवदंतियां तथ्यों के साथ गुंथी हुई हैं और अतीत की यादें एक रहस्यमय आभा का हिस्सा बन जाती हैं। सुरंगों में से किसी एक के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर और गहराई से आती ठंडी हवा को महसूस करते हुए आपको एहसास होता है कि यहां समय मानो रुक गया है। और शायद इसीलिए ये कब्रगाहें आज भी कल्पना को झकझोरती रहती हैं। ये आपको याद दिलाती हैं कि जमीन के नीचे एक और दुनिया मौजूद है, अंधेरी, रहस्यमयी और अनंत। तिवानाकू और सूर्य का द्वार, बोलीविया। एंडीज पर्वतमाला में पवित्र टिटिकाका झील के तट के पास तिवानाकू के खंडहर स्थित हैं। प्राचीन दक्षिण अमेरिकी सभ्यताओं के सबसे रहस्यमय केंद्रों में से एक। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए यह स्थल महाद्वीप के अतीत को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यह कुछ ऐसे प्रश्न भी उठाता है जो अभी तक अनुत्तरित हैं। यहां विशाल पत्थर के चबूतरे, मंदिरों के अवशेष और सबसे प्रसिद्ध संरचना सूर्य द्वार, रहस्यमय कसिमय प्रतीकों से ढका एक विशाल स्तंभ मौजूद है। शोध के अनुसार तिवानाकू इंका साम्राज्य के उदय से बहुत पहले अस्तित्व में था। इस शहर की आयु कम से कम 1500 वर्ष आंकी गई है, लेकिन कई पुरातत्वविदों का मानना है कि इसकी नींव इससे भी पहले, यानी 3000 वर्ष से भी पहले रखी गई होगी। यह विश्वास करना कठिन है कि समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर इतनी कठोर परिस्थितियों में सभ्यता का उदय और विकास हुआ होगा। फिर भी यहीं पर पूर्व कोलंबियाई अमेरिका के सबसे महान सांस्कृतिक केंद्रों में से एक का निर्माण हुआ था। तिवानाकू का सबसे प्रभावशाली हिस्सा इसकी पत्थर की संरचनाएं हैं। दसियों टन वजन वाले विशाल एंडीसाइट और बलुआ पत्थर के ब्लॉक अद्भुत सटीकता के साथ बिछाए गए थे। इनके बीच चाकू का ब्लेड भी फिट करना नामुमकिन है। कुछ ब्लॉकों में जटिल खांचे और ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, मानो उन्हें दूसरे तत्वों के साथ फिट होने के लिए डिजाइन किया गया हो। पुरातत्वविद अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि प्राचीन शिल्पकार बिना लोहे के औजारों के इतनी सटीकता से पत्थर कैसे गढ़ पाते थे। सूर्य द्वार तिवानाकू का प्रतीक है और शायद एंडीजस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह लगभग 10 टन वजनी और 3 मीटर ऊंची एक अखंड शिला है जो जटिल नक्काशी से सुसज्जित है। बीच में एक रहस्यमयी देवता है जिसके सिर के चारों ओर किरणें हैं, जिन्हें सूर्य देवता या कर्मचारी देवता कहा जाता है। उनके चारों ओर पंख वाले जीवों की आकृतियां हैं, जिनमें से कुछ इंसानों जैसी दिखती हैं तो कुछ जानवरों जैसी। विद्वानों का अनुमान है कि ये आधार उभरी आकृतियां कैलेंडर प्रणाली या सृष्टि कथाओं से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन सूर्य द्वार का महत्व अभी भी अनसुलझा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह सूर्य और तारों का अवलोकन करने वाला एक खगोलीय उपकरण था। एक परिकल्पना यह है
कि द्वार पर बनी उभरी हुई आकृतियां एक प्राचीन कैलेंडर का आरेख हैं जो चंद्रमा और सूर्य के चक्रों को दर्शाती है। कुछ और साहसिक सिद्धांत यह दावा करते हैं कि ये प्रतीक स्वर्ग से आए देवताओं से तो प्राप्त ज्ञान को दर्शाते हैं। तिवानाकू को छोड़े जाने का कारण भी उतना ही रहस्यमय है। 9वीं शताब्दी तक शहर का पतन हो चुका था और इसके निवासी खंडहर छोड़कर गायब हो गए थे। इसके कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जलवायु परिवर्तन, सूखा या सामाजिक संघर्ष ने इसमें भूमिका निभाई होगी, लेकिन इंडियन पौराणिक कथाएं एक अलग व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। देवताओं ने लोगों को छोड़ दिया और शहर ने अपना पवित्र महत्व खो दिया। पुरातत्वविदों को यहां न केवल मंदिर और मूर्तियां, बल्कि उन्नत इंजीनियरिंग के प्रमाण भी मिले हैं। कृषि के लिए नहरों और सीढ़ीनुमा ढांचों की व्यवस्था ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी फसल उगाना संभव बनाया। यह दर्शाता है कि तिवानाकू सभ्यता अपने समय से काफी आगे का ज्ञान रखती थी। स्थानीय किंवदंतियां इस रहस्यमयी आभा को और भी बढ़ा देती हैं। आसपास के गांवों के निवासियों का कहना है कि रात में खंडहरों के बीच रोशनी दिखाई देती है और गायन की याद दिलाने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन पुजारियों की आत्माएं आज भी इस स्थान की रक्षा करती हैं। तिवानाकू की पवित्रता में आस्था इतनी प्रबल है कि कई आयमारा भारतीय इसे स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का बिंदु मानते हैं। आधुनिक शोधकर्ता शहर के लेआउट का अध्ययन करने के लिए लेजर स्कैनिंग और ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। पता चला है कि इमारतें और चौक एक अद्भुत ज्यामितीय सामंजस्य में व्यवस्थित हैं, जो प्राचीन निवासियों की ब्रह्मांडीय मान्यताओं को प्रतिबिंबित कर सकता है। सूर्य द्वार का अभिविन्यास भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है। वर्ष के कुछ निश्चित दिनों में सूर्य का प्रकाश इससे होकर गुजरता है, जो खगोलीय प्रेक्षणों से इसके संबंध का संकेत देता है। आज तिवानाकू और सूर्य द्वार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और बोलीविया के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण हैं। लेकिन जो लोग इसे देखने आते हैं, उनके लिए यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक से कहीं बढ़कर है। प्राचीन प्रतीकों से आच्छादित इस विशाल स्तंभ के सामने खड़े होकर आपको अतीत की एक झलक मिलती है। ऐसा लगता है मानो इन पत्थरों में कोई संदेश छिपा है, जिसे मानवता अभी तक समझ नहीं पाई है। तिवानाकू प्राचीन सभ्यताओं के रहस्य और शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। इसके खंडहर बताते हैं कि दक्षिण अमेरिका का इतिहास आम धारणा से कहीं अधिक समृद्ध और जटिल है। सूर्य द्वार न केवल एक कलाकृति है, बल्कि आधुनिकता के लिए एक चुनौती भी है। यह याद दिलाता है कि खोया हुआ ज्ञान हमारी सोच से कहीं अधिक सत्य के करीब हो सकता है। और जैसे जैसे सूरज एंडीज पर्वत पर उगता है और उसकी किरणें प्राचीन मोनोलिथ को रोशन करती हैं, तिवानाकू जिंदा रहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और मिथक एक हो जाते हैं और जहां हर पत्थर में एक रहस्य छिपा है जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। दूसरी श्रृंखला की 15 रहस्यमयी संरचनाएं दर्शाती हैं कि मानव इतिहास रिक्त स्थानों से भरा है। लोंग्यू और सिगिरिया से लेकर तिवानाकू और सूर्य द्वार तक हर जगह एक ऐसा रहस्य छिपा है जो विज्ञान से परे है। ये पत्थर हमें याद दिलाते हैं कि अतीत अधूरा है और ऐसे प्रश्न खड़े करता रहता है जिनके उत्तर हम अभी भी खोज रहे हैं।